अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। बहादुर बच्चे राव अनवार के अहले खाना की भी दुबई में जायदादें सामने आई हैं। इंसानी स्मगलर्स के हाथों चंद पाकिस्तानी ईरान में यरगमाल बना लिए गए। यरगमाली इन पर बेपनाह तशद्दुद कर रहे हैं। पाकिस्तान में इनके अहले खाना से तावान का मुतालबा किया जा रहा है। ये सब हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले जिक्र अदालती महाज पर दर्जा हरारत बढ़ने का और जजों पर तनकीद का मामला बाकायदा टकराव की तरफ चल पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा के जजों के हवाले से मुतनाज़े बयान पर अस खुद नोटिस ले लिया है। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुओ मोटो केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसल वावडा केस की समाअत करेगा, जबकि जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के बड़ी बड़ी बातें और जो आप फड़ियां मार रहे थे ना, जरा कल आपको बुला रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा है, बड़ी खुशाइन बात है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब मौका दे रहे हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको भी रखूं, जो सच बता सकूं। जो मैंने बातें की है वो मैं उनको बताऊंगा और शायद मजीद और बातें ही बता दूं। मेरे लिए तो अच्छा है कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब का मौका लग रहा है। मैं तो पहले से कह रहा था मुझे बुला लें, तो मुझे तो इसमें कोई हैरानगी नहीं है। आपके शो पे मैं वापस क्लैरिटी से बता दूं, मुझे आप प्यार देंगे मैं डबल प्यार दूंगा, आप मुझे इज्जत देंगे मैं डबल इज्जत दूंगा, आप मुझे एहतराम देंगे मैं डबल एहतराम कर दूंगा, आप मुझे बदमाशी करेंगे मैं डबल बदमाशी करूंगा। इसी तरीके से अगर मैंने कहा मेरी पगड़ियां को उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा। तो मैंने इसमें भी गलत बात थी कि क्या जजों ने हजरात ने कोई पगड़ी उछाली है? मेरा सवाल ये। फैसल वावडा भी नहीं बल्कि कल से आज तक हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक के बाद एक गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और आला अदलिया के जजों के हवाले से तरह तरह के सवालात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दिया और कहा कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। यही नहीं, आज आला अदालतों में भी 2 अहम समातें हुई और जजों के लहजे में भी तलखी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस की समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दे। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया और कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस पर होने वाली समाअतों का हुक्मनामा तलब कर लिया, जबकि नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल होने पर तहकीकात शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत की गई, जबकि पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। दूसरी अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए कि SSP ऑपरेशन जमील जफर, जबकि अहमद फरहाद की अहलिया के वकील ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा भी अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि पेशरफ्त हुई। सरकारी वकील ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। मुल्क भर के तमाम IGs को हमने खत लिखा है, तमाम खुफिया इदारों को भी खतूत लिखे। हमने जो जियो फेंसिंग कर ली है इसमें कुछ वक्त लगेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, कभी ऐसा हुआ कि आपको मस्बत रिस्पांस मिला हो? कल कहा था कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए तो सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब, सेक्रेटरी दिफा को बुलाने का यही वक्त। या तो आप कहें कि रॉ के एजेंट्स आए हैं और बंदे को उठाया तो मैं मान लूं। मैं अभी बता रहा हूं ये फिंगरप्रिंट्स ही मैच नहीं करेंगे। बाइसे शर्म बात है, पूरी कौम को पता है कि कौन क्या कर रहा है।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान को मुझ समेत पता है, मगर आंखें बंद की हुई हैं। हमने क्या जबरदस्त सिस्टम बनाया है, लापता शख्स बेचारा वापस आकर कुछ कह भी नहीं सकता। मेरी राय है कि कानून साजी हो और गुमशुदगियों में मुलव्विस अफराद को फांसी दी जाए। असल बात वही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से कोई लापता होगा तो सजा IG को भुगतना होगी। सेक्रेटरी दिफा से कुछ ना हुआ तो वुज़रा और फिर वजीर आजम को बुलाऊंगा। उन्होंने सवाल किया, क्या सिक्योरिटी इदारों को खत लिखने से मसला हल होगा? अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो कोई मुतबादिल ऑप्शन दे, अपना काम करें तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदे की बाजियाबी में अगर ये सारे नाकाम हुए तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज करूंगा। बादशाह अदालत आलिया ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया और केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुफिया इदारों से मुंसलिक अहलकारों के अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। खबरों के मुताबिक खुफिया इदारों से मुंसलिक अहलकारों के अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का हुक्म जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दिया, जबकि कमरा अदालत के बाहर तैनात पुलिस एहलकार ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। बात करेंगे इस हवाले से नाज़रीन। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, मान हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर हमारे साथ एतजाज एहसन साहब भी होंगे और दीगर हमारे साथ जो बड़े मुल्क के नामवर माहिर कानून हैं आबिद जुबैरी साहब वो भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, अभी रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, सबसे पहले मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ बाकी चीज़ों पर बात करूँ, ये तस्वीर वायरल हुई है सर इमरान खान साहब की, ये कैसे, किसने खींची सर? आप ही को कोई बंदा होगा सर, उन्होंने खींची, तहरीक साहब का बंदा था जिसने खींची, और वायरल किसने की? थैंक यू अली साहब, गुड टू बी इन योर प्रोग्राम। मुझे ये तो नहीं पता कि किसने वायरल की, क्यों हुई, लेकिन वायरल जो है हुई ऐसे है कि तमाम जो बाजी के रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए हैं। मैं वो आपको पता है ना 7% वाले जो हैं वो भी हमारे एक साहब हैं और वो उन्होंने पता नहीं किस कैलकुलेशन के तहत कहा था, अपने जो उन्होंने 8 मई को उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी उसमें कि ये पार्टी तो पॉपुलर ही नहीं है और ये तो पता नहीं 3% इसके पास है। तो ये ज़रा मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ अपने DGISPR साहब से कि अगर आप को कोई शक था कि खान कितना मकबूल है, किस हद तक लोगों के दिलों में बसता है, तो आज इस तस्वीर को ज़रा फॉलो कर लीजिए, अपने कारिंदों को लगाइए, तो वो आपको बताएंगे कि पॉपुलैरिटी क्या होती है, लोगों के दिलों में बसना क्या होता है। ठीक है, मैंने भी आपको कहा था कि जी आप 1000 बंदा इकट्ठा करें, मैं 1 लाख लाऊंगा, आप 2000 लेके आए, मैं 2 लाख लाऊंगा भाई। तो वो मेरा चैलेंज आज भी कायम है। आपने पॉपुलैरिटी गेज करनी है तो आइए मैदान में गेज कीजिए। ये और बात है कि 8 और 9 मई की दरमियानी रात को आपने शबखून मारा, आपकी प्रोटेक्शन में शबखून मारा और हमसे हमारा मैंडेट छीना गया, लेकिन हम अपना मैंडेट जो है उसको लेके रहेंगे, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। चलें सर, ऐसे में हमारा टॉपिक ये नहीं था, तस्वीर पे हमने बात करनी थी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं सर। ये अब आपके इल्जामात हैं, डेफिनेटली आप किसी फोरम पे इन इल्जामात को प्रूव भी करेंगे, लेकिन रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, ये जो अदलिया के हवाले से एक मुहिम चल पड़ी है और फैसल वावडा साहब को आज नोटिस भी हुआ है, इनफैक्ट आज जजेस के रिमार्क्स भी कुछ ऐसे थे फैसल वावडा साहब के हवाले से, तो अदलिया के रवैया पे आप अक्सर तनकीद करते रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? अब तो आपको सुना भी गया और सुना भी जा रहा है, आपको मौका भी दिया जा रहा है, अब आप क्या कहेंगे सर? ये सुना हमें 2 साल पहले जाना चाहिए था, ये सुना हमें 1 साल पहले जाना चाहिए था, ये सुना हमें उस वक्त जाना चाहिए था जब हमारे लोगों को जबरदस्ती किडनैप किया जा रहा था, ये सुना हमें उस वक्त जाना चाहिए था जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ये हमें सुना उस वक्त जाना चाहिए था जब उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को चेंज किया जा रहा था, ये सुना हमें उस वक्त जाना चाहिए था जब हमारे लोग जो हैं वो पिछले 1 साल से बगैर मुकदमे के रजिस्ट्रेशन के जेलों में पड़े हुए हैं, हमारी औरतें जेलों में पड़ी हुई हैं, उनको एक तरफ से बेल मिलती है तो दूसरी तरफ उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सुना हमें और भी बहुत मौकों के ऊपर जाना चाहिए था जब पार्टी को डेसिमेट करने की कोशिश की जा रही थी। बाहर सूरत अच्छी चीज है कि जुडिशरी के अंदर अवेकनिंग जो है वो शुरू हुई है, बहुत अच्छी चीज है कि कुछ जज साहिबान जो हैं वो उठे हैं, उन्होंने बात की है,
इंटरवेंशन की, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की। बहुत अच्छी बात है कि अगर इस इदारे के अंदर एक अवेकनिंग आए, क्योंकि ये इदारा एक क्रिटिकल इदारा है, पाकिस्तान के 3 पिलर्स में से एक पिलर है। एंड अनफॉर्चुनेटली माजी में जो इनका किरदार रहा हुआ है उसकी वजह से मुल्क को बहुत सफ़र करना पड़ा है। मुल्क में मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज इन्होंने किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आपको पता होगी, याद होगी, जिसके तहत इन्होंने मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज किया था। तो आई होप कि ये जो हम आवाज़ें सुन रहे हैं, ये अवेकनिंग जो हो रही है वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर, ये एक परमानेंट फीचर होगा। और वो लोग जो कि आज भी अपोज कर रहे हैं इसको, उनमें से प्रिंसिपल जो है वो चीफ जस्टिस खुद हैं। आप देखें, एक तरफ सारी जुडिशरी है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब खड़े हैं। आज भी खान साहब को जब अदालत में पेश करने की इजाजत का मामला आया था तो चीफ जस्टिस साहब का वोट इसके खिलाफ था। बाकी तमाम जजेस ने कहा था कि इनको हक हासिल है। तो मैं फील करता हूं कि जी एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में। एंड आई होप एंड प्रे कि ये जो अवेकनिंग की एक लहर आई है ये जारी रहेगी और ये अदलिया जो है ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको ऐसे तरीके से निभाएगा और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा करेगा। अच्छा, मेरा बाकी रहा हुकूमती कारिंदों और हुकूमती टाउट्स की तरफ से अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है, हमने परसों भी एक बयानिया जारी किया था, कल भी किया था, आज खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है अडयाला जेल में। और हम कुल्लियतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल्लियतन अदलिया के साथ खड़ा है, अदलिया की अवेकनिंग के साथ खड़ा है। ये जो रिजर्जेंस है यहाँ, जज साहिबान ने जो एक रोल जो है वो अदा करना शुरू किया है, हम कुल्लियतन इसके साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जारी रहेगा। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल मेरा है कि इमरान खान की कोई वीडियो भी है, जैसे आज पिक्चर्स वायरल हुई, कोई वीडियो भी मौजूद है सर? नहीं, पिक्चर ही वायरल हुई है जी, पता नहीं किसने ली है, लेकिन मतलब कमाल है। मैं कहता हूं कि मेरे जैसे लोग जो जानते हैं उनको, और मुझे पता है कि वो कितना पॉपुलर है, मेरे लिए भी एक शौक था कि जिस तरीके से इसने ये जो ट्रेंडिंग है, वर्चुअली हर ट्रेंड जो है वो खान साहब के बारे में है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। सही, ठीक है। अच्छा रऊफ हसन साहब, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें तो उनकी जमानत हो गई, ये आपकी जमात के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। अभी इमरान खान साहब पे सर और कितने केसेस हैं और उन केसेस का इस वक्त स्टेटस क्या है? देखिए, वो सब जो हैं वो सुने जा रहे हैं वो केसेस, और मैं आपको इस वक्त जो बता देता हूं, आपने कहा है कि एक तो जो साइफर के केस है वो सुना जा रहा है और एक जो इद्दत का केस है वो सुना जा रहा है। ये 2 केसेस रहते हैं। बाकी तोशा खाना में उनकी जो है सस्पेंशन है सेंटेंस की, और अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें उनको बेल हुआ है। तो ये स्टेटस है उनका केसेस का इस वक्त। इनकी कोशिश ये है कि ये मामलात को ड्रैग करें और ये बाकी बेल्स होने से पहले ये किसी और केस में उनकी अरेस्ट जो है वो पेपर्स में डाल दें, ताकि अगर वो बेल्स हो भी जाती हैं तो खान साहब जो है वो जेल से बाहर ना आ सकें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हमारे वकला की पूरी कोशिश है, और हम यही चाहते हैं कि खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। और मैं उस मोमेंट का इंतज़ार करूँगा भाई। आज तो सिर्फ तस्वीर वायरल हुई है, जब खान साहब जो है वो उनके कदम उस जेल की चारदीवारी से बाहर निकलेंगे तो फिर तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मुल्क का क्या आलम होगा, लोगों का क्या आलम। अच्छा, आपको रऊफ हसन साहब याद होगा, बहुत आई गेस 2 हफ्ता पहले आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, तो गुफ्तगू हुई थी उन लोगों की जो शायद वापस आना चाहें, आपके वो डिस्ग्रंटल्ड या फिर वो छोड़ के जाने वाले लोग। आज हमने देखा कि इमरान खान साहब की जब तस्वीर वायरल हुई आज की समाअत के बाद, तो इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, इन्होंने बड़े जानदार ट्वीट्स किए। ऐसे लग रहा था जैसे पीटीआई के अपने ही लोग हैं या पीटीआई के वही पुराने फवाद चौधरी नजर आ रहे थे आज हमें। ये लोग क्या अब जो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, आपके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इनकी कोई बात हुई है इमरान खान साहब से, आपसे, पार्टी की क़यादत से वापस आने के लिए? ये सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था, ये अपने सियासी जनाजे जो हैं वो उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर के ऊपर रख के भीख मांग रहे हैं कि हमें पार्टी में वापस कबूल कर लिया जाए। जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अभी खान साहब किसी से नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब वो बाहर आते हैं जेल से, उस वक्त केस टू केस बेसिस के ऊपर इनके बारे में सोचा जाएगा। अच्छा। और फैसला किया जाएगा।
यानी फिलहाल किसी को कोई माफी नहीं है, किसी की कोई माजरत कबूल नहीं है जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो। जी एब्सोल्युटली जी। अब इस वक्त तक जो फैसला पार्टी का, खान साहब का फैसला, पार्टी का फैसला, खान साहब का फैसला है, वो उन्होंने ये बताया कि जी मैं खुद आऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन ऐसा बंदा है जो कि मजबूरी के तहत गया था और कौन वो है जो कि who acted as the rats, you know, and they stabbed the party in the back, और अपने सियासी जनाजे उठा के अब फिर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। मतलब फ्रैंकली यू नो कोई अच्छा, वैसे बराह रास्त किसी ने ऐसी भीख मांगी है सर पार्टी की क़यादत से? सभी और बराह रास्त क्या होता है जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमें भी पता है, और लोगों ने मिलने की कोशिश भी की है खान साहब को। अच्छा, खान साहब ने फैसला किया कि अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं जब जेल से बाहर आऊंगा उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे अच्छा। कि कौन से लोग हैं जो कि मजबूरी के तहत गए थे और कौन से लोग हैं जिन्होंने छुरा घूंपा था। सो लाजमी बात है कि उनका जो ये उनका प्रेरोगेटिव है, एक्सक्लूसिवली खान साहब का प्रेरोगेटिव है, वही फैसला करेंगे इसके बारे में। तो रऊफ हसन साहब, कैन यू नेम फ्यू नेम्स के कौन कौन खान साहब से मिलना चाहता था और पार्टी में वापस आना चाहता था? अली साहब, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, यू नो, वर्चुअली एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन मीटिंग हिम। चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि अब आपका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, अदलिया से आपको एक अच्छे की उम्मीद है, और अदलिया में भी एक तरह से रेवोल्यूशन कह लें या एक तरह से बड़ी हलचल जो है वो नजर आ रही है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई भी है। इस सब में आपको लगता है कि आप वो मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते? अली, हमारे मतलूबा नताइज क्या हैं? हमारी कंटेंशन ये है कि जी हमारा मैंडेट जो था वो चुराया गया और वो मैंडेट जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए। उस सिलसिले में हम तीन, एज आई सेड, आई थिंक यू नो पास्ट आपका जो प्रोग्राम था उसमें भी मैंने बात की थी इन्हीं लाइंस के ऊपर। हम पार्लियामेंट के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, हम जो कानूनी महाज है उसके ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, और अब हमने अपना जो सियासी महाज के ऊपर जो एक्टिविटी है उसको हमने इंक्रीज करना और एक्सपैंड करने के बारे में फैसला किया है। तो ये तीनों महाज हैं, इनके ऊपर हम जारी रखेंगे अपनी जद्दोजहद और कोशिश पूरी करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस मिले। आइन के मुताबिक 180 दिनों के अंदर फैसले होने हैं हमारी पिटिशंस के बारे में, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो रवैया है वो इंतहाई नेगेटिव है। आपने सुना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 8 जजेस, ट्राइब्यूनल्स के लिए 8 जजेस के नाम तजवीज़ किए थे और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनमें से 2 नाम चूज़ कर लिए जो कि ज़रा ड्यूबियस किस्म के नाम हैं। बाकी 6 नाम उन्होंने रिलेटिवली बहुत अच्छे जजेस के थे, वो उन्होंने वापस कर दिए और कहा जी कि आप हमें एक पैनल भेज दें तो उनसे मैं जज खुद चुनूंगा। तो लाजमी बात है कि ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये प्रेरोगेटिव जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो इरादा है वो यही है कि वो ऐसे जज चुने जिनसे वो अपनी पसंद के फैसले जो है वो करवा सकें। सो आइन के मुताबिक 180 दिन के अंदर अंदर सब पिटिशंस के फैसले होने हैं। तो अब देखते हैं, 1.5-2 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं, अब बाकी भी देखते हैं, 4-4.5 महीने गुजर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर उस वक्त तक फैसले नहीं होते कि अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन जो इस वक्त आसार हैं उनके मुताबिक तो हमें लग रहा है कि ये एक भी फैसला नहीं करेंगे और फैसला वो करेंगे जो कि नेगेटिव फैसला हो, जो हमारे हक में ना जाए। ठीक है रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस पे कानूनी राय लेने का वक्त, हमें ज्वाइन किया है मारूफ वकील जनाब एतजाज अहसन साहब ने, माहिर कानून जनाब एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आबिद जुबैरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पाशा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर, फैसल वावडा को नोटिस हो गया है, फैसल वावडा का बतौर सेनेटर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनता था क्या? वो इस तरह से, या वो छोड़े कोई भी और पाकिस्तानी शहरी जो अदलिया के आपस के मामलात हैं उस पे मीडिया पे आके गुफ्तगू कर सकता है? देखिए, इसको ये बड़ा गहरा इशू अब हो गया। ये सिर्फ फैसल वाडवा नहीं है जी, फैसल वाडवा ने ये कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फैसल वाडवा देखो, वो सेनेटर बना किस तरह, उसको ना पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, ना वो नून लीग का कैंडिडेट था, ना वो पीटीआई का कैंडिडेट था, तो वो किस तरह आ गया सेनेट?
वोट पार्टी के सब जमे में वो MQM भी उसके साथ उसको ला रही है। अब ये किसी जमात का नहीं पर किसी का तो कैंडिडेट है जो जीता है, और वो किसी जो हैं वो इसके जरिए अब अदलिया से जंग लड़ना चाहते हैं। अदालत में 2 महाजों पे इस वक्त बड़ी संगीन चढ़ाई कर रखी है इस्टेब्लिशमेंट। एक महाज है लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट में ये वो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, इलेक्शन ट्राइब्यूनल नॉमिनेट कर देगा। ये जो नून लीग है उसके मुकला ने चढ़ाई की हुई है और पुलिस से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बैग अगर ट्राइब्यूनल के जज ने सिर्फ ये कहा कि भाई बैग खोल के देख लो बैग में क्या है, उसमें को या तो फॉर्म 45 पे बहुत काटे वाटे डाल के और ओवर राइटिंग करके और उसको पूरा म्यूटिलेट किया होगा। जिस तरह के नवाज शरीफ की ये मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ की फॉर्म 45 से नजर आ चुका है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने गलती से ये किस तरह वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चढ़ा दी थी और 4 घंटे बाद विड्रॉ कर दी, क्योंकि उनसे सारा पता लगता था कि इन्होंने या किस तरह फॉर्म 45 निकाल के गायब करके और या उनको म्यूटिलेट करके फॉर्म 47 पे फाइनल रिजल्ट बना दिया, वो जो फॉर्म 45 से मुताबिकत ही नहीं रखता था। अब फॉर्म 45 में एक पोलिंग स्टेशन का हर कैंडिडेट के वोट काउंट होता है, वो हर कैंडिडेट का टोटल फॉर्म 47 में बन जाता है। अब वो फॉर्म 47 में है तो ये हारे होते अगर जेन्युइन फॉर्म 47 होती। ये मैनिपुलेटेड फॉर्म 47 लेके आए हुए गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नवाज विद द हेल्प ऑफ राजा सुल्तान सिकंदर एंड द इलेक्शन कमीशन। अब ये डरते हैं कि थैले ना खुले, थैले किस तरह ना खुले। वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अर्सा पहले एक जजमेंट 1-2 दी और उस पर चलते जा रहे हैं कि थैला इलेक्शन बैग उस वक्त तक नहीं खुलवा सकता कैंडिडेट जब तक वो साबित ना करे, पहले साबित ना करे बिल्कुल सही, इसमें कोई इलीगैलिटी है। वो बैग खुले ना तो किसका साबित करे, तो बैग खुलते नहीं कभी। अब ये वाज़ेह है कि बैग खुलेंगे, सलमान अकरम राजा खुलाएगा बैग। अब अगर खुले तो वो ये सब इनको उसको इस्टेब्लिशमेंट को जो फैसल वाडवा के पीछे है वो उनको। लेकिन सर यहाँ पे अब एतजाज साहब एक सवाल और भी है सर कि चलें ये आपके जो आप फरमा रहे हैं आपका इस्तदलाल बिल्कुल ठीक, आपकी ये राय है। हमें आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी ज्वाइन किया है और थोड़ी देर में हसन रज़ा पाशा साहब भी साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आपने वक्त निकाला। अभी जो बात जनाब एतजाज एहसन साहब ने की है, अगर तो सर नोटिस हुआ है जिस तरह से फैसल वावड़ा साहब के खिलाफ, भले ही वो ताकतवर होंगे, उनके पीछे कोई ताकत भी होगी, लेकिन ऐसे में कानून क्या कहता है? ऐसी क्या कार्रवाई है जो फैसल वावड़ा के खिलाफ हो सकती है, किसी भी ऐसे शख्स के साथ हो सकती है जो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया के आपस के मामलात पे तनकीद करे, बात करे या राय दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा मैंने देखा है वो सिर्फ आपस की तनकीद नहीं थी। उन्होंने तो जजों को कहा है पगड़ियाँ उछालने, उनसे खेलने की बात, फिर फौजियों पे आईन और कानून में कहाँ लिखा है कि वो बॉर्डर पे लड़े। तो फौज और पुलिस का काम क्या होता है? आईन और कानून में, आईन में तो लिखा है फौज आपने रेज करनी है, उसे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान करना है। डिफेंस में तो सब चीज़ें शामिल होती है। कौन हमारे अपनी फौज के साथ और पुलिस के साथ नहीं है? कौन उनकी शहादतों के मान नहीं रखता कि वो इतनी शहादतें दे रहे हैं वो लोग? माशाल्लाह से हम लोग सब उनकी वजह से आज अब सिक्योर हैं अपने मुल्क के अंदर। लेकिन जो बात उन्होंने की, उन्होंने जुडिशरी पे हमला किया है और जिन्होंने हमला कराया वो सब जानते हैं। उसका जूता रख के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जूता रख दिया तो उन्होंने कि ये है असल ताकत पाकिस्तान के अंदर। और
वही अब ये उनको दिखाना होगा, कल आके बताएं कि किसकी वजह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बात की तो हिज मास्टर्स वॉइस की बात जुमरे में आता है। तो सर कार्रवाई क्या हो सकती है इनके खिलाफ अगर वो इस तरह कर रहे हैं, लाइंस क्रॉस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी। आर्टिकल 204 है आइन का और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, उसके तहत उसके जिम्मे में ये आते हैं उनके खिलाफ कोर्ट की कंटेम्प्ट करने की और कोर्ट पे हमला करने की। तो कोर्ट पे हमला किया उन्होंने और जजों के ऊपर हमला किया है उनके ऊपर, उनको तो फिर हो सकता है कि ये अदालत और दहशतगर्दी के उस जिम्मे में भी बात चली जाए। जो उन्होंने आज बातें की हैं वो तो उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट किया है। तो ये भी देखना होगा कि क्या एंटी टेररिज्म एक्ट उन पे बाद में अगर कार्रवाई हुई कंटेम्प्ट की तो ये ऑब्जर्वेशन भी आई, ये ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट से, ये सब देखने की बातें होंगी। तो और ये सिर्फ वो नहीं है, मैं तो समझता हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई थी जिसका आज चर्चा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने सुना, मुझे बताया कि मैंने नहीं सुना, एक तराज चौधरी साहब ने की है और आई थिंक यहाँ कराची में MQM के जो फैसल नहीं किसी ने साहब ने की थी, फिर मुस्तफा कमाल साहब ने भी कर दी जी, मुस्तफा कमाल साहब ने। तो वो भी देखना पड़ेगा कि उन लोगों ने क्या किया है। तो ये देखे ना, बिल्कुल जो अभी एतजाज अहसन साहब बात कर रहे थे, बड़ी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पे अटैक किया, वो नॉमिनेट नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये तो गठजोड़ है, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट वगैरह और फॉर्म 47 की हुकूमत है। सिंध के अंदर जो हुआ है, कराची के अंदर जो हुआ है, जो लोगों को जिताया गया वो सब जानते हैं। यहाँ भी अगर वो खुल जाए चले ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमानों का। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें आबिद जुबैरी साहब का भी बहुत मशकूर हूँ। पाशा साहब ज्वाइन नहीं कर सके, उनकी राय भी बहुत मुकद्दम होती है अगर वो आते हैं हमारे साथ, तो बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, कराची पुलिस के एक रिटायर्ड SSP हैं जो हाजिर सर्विस थे तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते थे। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो SSP 192 इनकाउंटर्स में मुलव्विस थे। इन इनकाउंटर्स में 444 अफराद मावराए कानून मार दिए गए थे। अमरीका ने इन्हें इंसानी हकूक की पामाली करने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल किया था। अमरीका और बरतानिया ने इन पर पाबंदियां लगाई थी। उन्हें उन SSP के बारे में कहा गया कि वो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों की मदद किया करते थे। उन पर भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे, मंशियात फरोशी और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस होने के इल्जाम लगे थे। वो SSP जिन्हें सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी बहादुर बच्चा करार दिया करते थे। कराची पुलिस के इन रिटायर्ड SSP का नाम है राव अनवर और अब यह इंकशाफ हुआ है कि राव अनवर के अहले खाना का नाम दुबई लीक्स में आ रहा है। राव अनवर के खानदान के अफराद भी दुबई में जायदादों के मालिक निकले। रोजनामा डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक राव अनवर पुलिस के SSP के तौर पर 95,000 रुपए माहाना कमाते होंगे, लेकिन उन्होंने 6 साल के दौरानिये में दुबई के 74 दौरे किए। रोजनामा डॉन के मुताबिक दुबई की 5 जायदादें राव अनवर की अहलिया के नाम है। इनमें से 2 जायदादें राव अनवर अहलिया और बेटे की मुश्तरका मलकियत में है। रोजनामा डॉन के मुताबिक मिसेज अनवर दुबई हिल्स स्टेट की एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस 2 में 2 बेडरूम्स पर मुश्तमिल एक अपार्टमेंट की मालिकन है, जिसे 2021 के आखिर में तकरीबन $5 लाख में खरीदा गया था। इस अपार्टमेंट को बाद में 1 साल के लिए $45,000 में किराए पर दिया गया। इस वक्त बिजनेस बे एक्सचेंज टावर में एक दफ्तर भी मिसेज अनवर की मलकियत में है, जिसे 2018 में $2 लाख में खरीदा गया था, जिसके बाद से ये किराए पर है। दुबई की रिहायशी होने की वजह से वो किराए की आमदनी पर टैक्स अदा करने की पाबंद नहीं है। रोजनामा डॉन के मुताबिक 2 और जायदादें फरोख्त भी की गई, जिनके मालिक के तौर पर राव अनवर की अहलिया का नाम सामने आया। इनमें एक अपार्टमेंट की 2021 में मालियत $15 लाख थी, दूसरे बंगले की मालियत 2022 में तकरीबन $4 लाख थी। मिसेज अनवर के नाम पर हदीक शेख मोहम्मद बिन राशिद के पौश रिहायशी इलाके में 6 बेडरूम्स पर मुश्तमिल एक बंगला भी है, सामने आया है। रोजनामा डॉन के मुताबिक रकम की मुंतकली का डाटा बताता है कि यह प्रॉपर्टी जेर तामीर है, जिसे 30 मई 2023 को खरीदा गया था। डाटा के मुताबिक इस बंगले के मार्केट में कीमत तकरीबन $67 लाख है। एक SSP के अहले खाना दुबई में तकरीबन $93 लाख की जायदादों के मालिक कैसे बने? यह रकम पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 2 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक SSP कराची जनाब राव अनवर साहब। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। दुबई लीक्स में आपका नाम, आपकी अहलिया का नाम, आपके खानदान वालों का नाम है सर, क्या कहेंगे सर? ये जायदादें आपके पास अगर आई हैं तो कहां से आई हैं, उनका जरिया आमदन क्या था?
देखें, मेरे जो बच्चे हैं आज से नहीं, बेटा मेरा 16 साल से मुल्क से बाहर है उधर। अच्छा, मेरी पूरी फैमिली जो है वो 13 साल से मुल्क से बाहर है। वहीं वो रहते हैं, वहीं वो उनके काम है, और वहां से भी जो कुछ है उनके बहुत अच्छा काम है। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग काम करते हैं और अच्छा। बहुत बेहतरीन किस्म का काम है। और वो वहां से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ वो बाकायदा वहाँ के रूल रेगुलेशन के मुताबिक है, बैंक से ट्रांजेक्शन होती है। वहाँ ऐसे नहीं है कि आप जाके बैंक में पैसा यहाँ से सूट करें और वहाँ डाल दें और वो कर लेंगे। 10,000 dirham से 1 dirham भी ऊपर होता है तो वो बैंक आपसे पूछते कि ये पैसे कहाँ से। नंबर 1, जितनी ट्रांजैक्शन है वो सब उनको पूरी दुनिया में से उनको पैसे आते हैं। एक मेरी बेटा जो है उसकी ऐप है, उसको पूरी दुनिया से पैसे मिलते हैं, वो उसका फाउंडर है। और ये आप ऐप को ट्रेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे YooHoo के नाम से। दूसरी मेरी है वो फैशन डिजाइनर है, वो पूरी दुनिया में कपड़े ना जो है उसके सप्लाई है, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है। तीसरी बेटी मेरी जो है उसका मेकअप का बहुत बड़ा काम है और वो मेकअप जो है वो भी पूरी उसकी कंपनी दुनिया में रजिस्टर्ड है। तो बच्चे वहाँ 7 साल हो गए, 2018 के बाद से मैं नौकरी पे नहीं हूँ। बात एक बिला वजह को किया है। हाँ, ये बताएं कि यहाँ से किसी ने उनको पैसा भेजा है, मैंने भेजा है, कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई बैंक के थ्रू, कोई जाली अकाउंट के जरिए या किसी जरिए से, फिर बात होती है। और फिर उनकी वो चीजें वहाँ है। ये साथ में डॉन में ये भी लिख रहे हैं कि जी वो उनको है ना जो है यहाँ जरूरत नहीं है और टैक्स है। वो सारे वहाँ के टैक्स पेड हैं, सारी चीज, और जो उन्होंने लिखा है उतनी चीज भी नहीं है। वो अच्छा, किसी का नाम मिलता जुलता है वो भी उन्होंने हमारे पे डाल दिया। तो ऐसा नहीं है, हर चीज है ना हमारी बिल्कुल क्लियर है और ना मेरे नाम पे कोई चीज है। अच्छा। तो ये चीज बताई, वो ये भी लिख दें कि गाड़ी भी है, गाड़ी भी होगी उनके पास, लाजमी जिस मुल्क में रहेंगे खाना भी खाएंगे, गाड़ी अच्छा, भी होगी। तो राव साहब, आपकी फैमिली यूके नेशनल है या यूएई के उनके पास अमीराती वीजा है, अमीराती है? क्योंकि अगर तो वो वहां के नेशनल हैं फिर तो पाकिस्तान में उनको अपने टैक्स गोशवारों में नाम लिखवाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर वो नेशनल नहीं है वहां के, तो क्या फिर आपकी अहलिया ने और बाकी आपके बच्चों ने क्या यहाँ के टैक्स गोशवारों में ये सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ? मेरी बीवी क्यों जाहिर करेगी, वो पाकिस्तान में रहती ही नहीं है। वो रेजिडेंस वहाँ की है, पाकिस्तानी नेशनल को कोई नहीं है। जब वो रेजिडेंसी वहाँ के, उनके लिए कोई ना इधर जाहिर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से मैं रहती और वहाँ की है ना जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदती तो जरूर जाहिर कर देती। वो तो रहती ही वहाँ है, वो तो उनके काम ही वहाँ है सारे बच्चों में। अच्छा राव साहब, क्या ये मुमकिन है सर कि क्या आप अपनी फैमिली के जराए आमदन बता सकें? उन्होंने ये कारोबार कैसे एस्टैब्लिश किया, उसके लिए फंड्स कहाँ से आए, क्या वो बता सकेंगे सर आप? ऐप मैंने आपको बताया, मेरे बेटे ने ऐप बनाई। मेरी बेटी फैशन डिजाइनर है, उसने वो किया। दूसरी बेटी ने मेकअप है ना बनाया, उसको सेल किया मुख्तलिफ जगह से, और सारी चीज है। तो सर इन जो कारोबार आप बता रहे हैं, इनकी आमदन बता सकते हैं सर? भाई मैंने आपको इतनी क्लियर एक चीज बता दी कि वहाँ के बैंक में ट्रांजैक्शन चेक के जरिए होती है। वहाँ अच्छा। आप गाड़ी खरीदोगे तो चेक के जरिए, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो बैंक के थ्रू खरीदोगे, उसके बगैर नहीं। और बैंक में पैसा $10,000 दरहम से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते महीने में। तो आप कैसे कहते हैं किसी को, उनका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, उनका बिजनेस है, तो ये चीजें आती हैं ना। अच्छा सर, आपने 6 साल में यूएई के 74 ट्रिप किए हैं, तो क्या ये ट्रिप आपकी फैमिली स्पॉन्सर करती थी आपको, और फैमिली की तरफ से कभी आपको पैसे भी भिजवाए गए? हाँ, मेरा बेटा इधर मुझे 6 करोड़ रुपया देके गया पिछले साल रेमिटेंस के उसमें। अच्छा। और उसने ये चीज डिक्लेयर की है कि ये पैसा मैंने इतना वहां से ला के बैंक में रखा है। सही। ये उसका अच्छा राव साहब, ये जो प्रॉपर्टीज दुबई लीक्स में आई हैं, क्या इनके अलावा भी प्रॉपर्टीज किसी और मुल्क में भी हैं आपकी फैमिली की? नहीं, और कोई नहीं है। ये जो चीज है वो भी कोई जो इन्होंने लिखा है वो नहीं है। उनके पास एक अपार्टमेंट उन्होंने लिया है, वो भी अभी तक उसकी
किस्त वगैरह इंस्टॉलमेंट नहीं दी हैं पूरी। ठीक है। अच्छा तो राव साहब, अगर ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज इसकी तहकीकात करती हैं तो फिर क्या आपके पास तमाम प्रूफ्स हैं? अगर वो मांगे आप दे देंगे सर? बताएंगे कि आमदन कहां से, सरमाया कहां से आया इन कारोबार में लगाने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। वो तो सारे बैंक स्टेटमेंट है, हर महीने कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो सारा होता है। अगर आप मीडिया पे हमसे ये शेयर करना चाहें सर, ताकि हम भी दिखा दें कि देखें जनाब सारा पैसा जो है वो तो प्रॉपर लीगल चैनल से आया हुआ है। वो है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे बच्चे एजुकेटेड है। अगर उनको इतना ही वो होता तो वो पाकिस्तान में कोई पुलिस में आ जाता, कोई और जगह आ जाता, और ये इतना अच्छा काम होता तो वो भी कहते कि हम इतने पैसे बनाए। चलें, ठीक है, ठीक है। राव साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे जरा आगे बढ़ता हूँ, जरा माजी की तरफ जाते हैं सर। नकीबुल्लाह महसूद, ये एक ऐसा कत्ल है या एक ऐसी डेथ है जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपको बार बार हॉन्ट कर रही है सर। आपने कत्ल किया, बार बार यही इल्जाम आप पे लगता है, क्यों? आप ही का नाम क्यों आ रहा है सर? इसलिए कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं ब्लैकमेलिंग करके, यूट्यूब पे डालते हैं, क्योंकि वो मीडिया मुझे ज्यादा वो हिट करता है। अभी भी ये देखें ना, आपने किसी इतने सियासतदान है, ये तो हमारी तो ये छोटी सी मामूली चीज है, इससे ज्यादा की लोगों के पास प्रॉपर्टियां हैं, इससे ज्यादा का वो है, किसी को उन्होंने टारगेट नहीं किया, किसी के लिए नहीं लिखा, आर्टिकल भी मेरे लिए लिख रहे हैं, दूसरी चीज भी मेरे लिए कर रहे हैं। तो ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं ना। अगर किसी के पास सबूत था तो आ जाते, नकीबुल्लाह केस में गवाही दे देते, क्यों नहीं आए? किसी के पास सबूत था, मैंने 444 आदमी मारे हैं तो उनके नाम ले आते हैं। नहीं, वो आपकी राव साहब ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास आपसे ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है कि आप सरकारी नौकरी करते थे, 96,000 या 95,000 रुपए आपकी तनख्वाह थी सर। 2.5 अरब की प्रॉपर्टीज का बन जाना, अगर कोई ऐसा तरीका है तो ये मैं तो चाहूंगा पूरे पाकिस्तान को बता दें सर, कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ऐसे पैसे कमा सके, सबकी किस्मत बेहतर हो सके। तो ये जो डॉन लीक्स, डॉन अखबार ने भी खबर दी है, और डॉन लीक्स कह लो उसको या दुबई लीक्स कह लें आप, क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? आप कह रहे हैं कि अगर ये झूठ बोला है इन्होंने तो आर यू गोइंग टू गो इनटू अ लीगल एक्शन? बिल्कुल, हर जगह बिला वजह का उसने कि मेरी प्रॉपर्टी है, वो ये चला रहे हैं, मेरे बच्चों की है, मेरे बच्चे जवाब दे देंगे इस चीज का, हम उसमें ना, ऐसा कोई काम नहीं है, वो तो नहीं थे नहीं तो गवर्नमेंट सर्विस। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रावनवाज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर एक लेंगे वक्फा नाजरीन, और वक्फे के बाद आपसे मजीद बात करेंगे। आपको बताएंगे दोस्तों कि इस वक्त जो है वो ईरान ने पाकिस्तानियों को किस तरह से यरगमाल बना रखा है, हमारे वो पाकिस्तानी किस हाल में है, क्यों उन पर टॉर्चर हो रहा है, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, आपके सामने 3 पाकिस्तानियों की कहानी रखते हैं। ये तीनों दोस्त पाकिस्तान से सियाहत के लिए ईरान का वीजा लेते, लाहौर का शहरी इनके वीजे का एहतमाम करता है। ये तीनों दोस्त तेहरान एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जहां से इन्हें अगवा कर लिया जाता है। बादशाह अगवाकारों की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद करते वक्त की वीडियो इनके अहले खाना को भेजकर तावान की रकम तलब की गई। ये वीडियोस ऐसी दर्दनाक हैं कि कमजोर दिल अफराद इन्हें देख भी नहीं सकते। वीडियो चलाने से कबल नाजरीन मेरी कमजोर दिल अफराद से और बच्चों से गुजारिश है कि वो ये तकलीफ दे मनाजिर ना देखें। ये रही वीडियो। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले शहरोज अली, लुकमान अली और तनवीर अब्बास के अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने इनसे हर मगवी के बदले 80 लाख रुपए तलब किया है। यही नहीं बल्कि तावान की अदम अदायगी पर तीनों नौजवानों को कत्ल करने की धमकी भी दी है। ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे कबल भी मुतादिद बार पाकिस्तानियों को ज़ियारत के बहाने ईरान ले जाकर अगवा किया जा चुका। गुज़िश्ता माह ही FIA ने एक गैंग को गिरफ्तार किया था, जबकि फरवरी में भी FIA ने इंसानी स्मगलरों का ईरान ने पाकिस्तानियों को अगवा करने के मुर्तकिब मुनज़्ज़म गैंग के 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। इसी तरह मार्च में भी 3 पाकिस्तानियों को अगवा किया गया, जिनकी रिहाई के बदले 20 लाख रुपए की रकम अदा की गई। नौजवानों के अगवा और तशद्दुद की वीडियोस उनके अहले खाना को भेजी गई, जिससे उनकी हालत गैर हो चुकी। तनवीर अब्बास की वालदा ने बेटे की वीडियोस देखी, जिसके बाद इन पर फालिज का अटैक हुआ। इस वक्त वो सियालकोट के मकामी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में है। इस वक्त हमारे साथ शहरोज अली और लुकमान अली की फैमिलीज मौजूद है। इनसे जानते हैं कि नौजवान कैसे अगवा हुए और अगवाकारों का मुतालबा क्या है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं इनकी फैमिलीज के पास।
आमिर गोंदल बताइएगा जी। अच्छा जनाब, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ईरान क्यों गए सन? ਇਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਹਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ 1:45 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਟੋਟਲ 65 ਲੱਖ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੜਾਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, 80 ਲੱਖ ਆਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਣ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਲਾਸਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੋਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਛਣ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਵਾਂ ਪਿੱਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੌਣਕ ਦੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਪੀ ਸਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 80 ਲੱਖ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ, ਕਿਤੋਂ ਲਵੋ, ਅਸਾਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ।
ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਘੱਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सुनिया नहीं जानियाँ। मेरी ये अपील है, प्लीज प्लीज इनका ये दुख जो है वो सुने और प्लीज इसके लिए कुछ करें। अरबाब इख्तियार से मेरी अपील है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।